हाँ हाँ। अब इसका रीजन बता रहा हूँ मैं क्यों, क्योंकि मैंने जब अपनी नोट्स उठाई, जो मेन बुक के लिए मैंने नोट्स बनाई हैं, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। उसका रीजन ये था क्योंकि मैं आजकल क्या होता है कि अपनी नोट्स बहुत कम देखता हूँ, है ना, खोलता ही नहीं हूँ उसको। क्या हुआ कि डाटा आपसे, बहुत सारी चीज़ें होती है, डाटा आपसे रिकॉल भूल जाता है। तो इंदौर में इसका रीज़न क्या था कि जब मैंने उसमें उस टाइम पे रिसर्च किया था बुक के लिए अपनी, तो इसमें ट्यूबवेल और बेल में सिर्फ डिफरेंस ये है, क्योंकि अलग अलग बुकों में आप देखोगे कि किसी बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वेल है वो इंदौर में देखने को मिलेगा, तो किसी को ट्यूबवेल में आपको इंदौर देखने को मिलता है। बस ये वहीं पर कहीं किसी बुकों में आप देखोगे कि वेल को इन्होंने इन मंदसौर दे के रखा है, तो कहीं पर इंदौर दे के रखा है। बस ये कंफ्यूजन है दोनों बहुत सारी बुकों में ऐसा। तो जब हमने इसमें देखा तो बस कुछ नहीं है इसमें, इसका जो प्योर वाटर होता है उस प्योर वाटर के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस देखने को मिलता है बस। लेकिन वो मेंशन नहीं करते हैं। जब आप देखोगे कि एरिया वाइज भी देखोगे तो कहीं कहीं ना कहीं मंदसौर का एरिया ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इंदौर के, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा ये ट्यूब बेल में इंदौर आ जाता है और बेल में मंदसौर चला जाएगा। तो ये मार्क कर लेना, लिख लिया आपने, नोट्स अपडेट कर लिया अपनी कल की। तो मैंने जो इंदौर में आपको ट्यूबवेल में इंदौर लिखा दिया था, सॉरी वो लिखाया था मंदसौर, तो उसकी जगह आप इंदौर कर लो और बेल में मंदसौर कर लो। ठीक, ठीक है राहुल जी। चलो आ जाए हैं आप, एनर्जी रिसोर्स ऑफ मध्य प्रदेश, दाना। नोट्स में सबको मिल गई थी ना कल वाली? हाँ, ग्रुप में आई, देखो तो। हाँ हाँ, पीडीएफ, वो कल का जो मैंने पढ़ाया था ना उसका पीडीएफ, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सिंपली है क्वेश्चन है कि आपको यदि एक अच्छी लाइफ जीना है, उस लाइफ में एनर्जी का क्या योगदान आप करें? आपकी लाइफ में यदि हम एनर्जी की बात करें, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपसे हम पूछ रहे हैं कि यदि हम बात करें कि आपसे, वॉइस आ रही है? कि आप सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, पहले तो लिख लो, एनर्जी सोर्स ऑफ इन मध्य प्रदेश, ऐसा लिख लो। बताइए, यदि हम आपकी बात करें, या रिसोर्स कर लो, इसको ज्यादा सही, सोर्स की जगह रिसोर्स कर लो। रिसोर्स, बताइए राहुल जी, आपकी लाइफ में एनर्जी का क्या योगदान है? बताइए। सिंपल सा एक लॉजिक है कि यदि आपकी, हम किसी भी चीज के लिए आज आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, एक सिंपल जनरल क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यदि आपको जीनी है तो उसमें एनर्जी का होना मस्ट बी इम्पोर्टेंट, है ना। अब
इंडिया में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है यहाँ 2 टाइप्स के सोर्स हमें एनर्जी के देखने को मिलते हैं। एक होता है बेसिकली जिसे कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, और एक होता है जिसे रिन्यूएबल एनर्जी। दोनों में क्या डिफरेंस है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में? नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा आपको? बढ़ाने का भी, दोनों में क्या डिफरेंस? नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब ऐसा है कि जिसके जो सोर्स हैं वो एक सीमित है, एक सिंपल सा एक लॉजिक कि कभी भी खत्म हो सकते हैं। हाँ, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना। तो बात है कि ये सोर्स परमानेंट नहीं होते, ये हमेशा के लिए नहीं होते, इसमें कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सोर्स होता है ये कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन रिन्यूएबल में जो एनर्जी के सोर्स होते हैं वो कभी भी खत्म होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। जैसे सनलाइट, क्या सन, जब तक सन नहीं खत्म होगा क्या सन का लाइट आपको खत्म होगा? यानी सन का इंपैक्ट, यानी सन की लाइट जो है अर्थ में प्रॉपर पड़ती रहेगी। तो क्या ये नॉन रिन्यूएबल में एनर्जी में आएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में? रिन्यूएबल एनर्जी में, सिंपल सा एक लॉजिक। वही बात करें हम, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, डीजल हो गया, तो ये सारे के सारे कैसे एनर्जी में है? तो ये किसके सोर्स हो जाते हैं? नॉन रिन्यूएबल्स, यानी ये कभी भी खत्म होते। एक होता है कन्वेंशन सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स, इसी को कहते हैं बेसिकली कि द फॉसिल्स फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम्स आर वन टू प्रोडक्ट हीट, यानी थर्मल्स एनर्जी विच द कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द थर्मल पावर प्लांट। सिंपल सा एक लॉजिक है कि यदि हम बात करें कि थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कि आप देखोगे कि देखो बहुत सारे हम एनर्जी के, आप देखो ये तो मेन सोर्स हो गए कि 2 टाइप से हमें एनर्जी देखने को मिलती है, एक थर्मल एक क्या होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब इनको, इन एनर्जी को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, किस किस मीडियम के द्वारा हम एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं? तो सबसे पहला होता है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिकल, या हाइड्रो पावर प्लांट कह सकते हो, या हाइड्रो पावर के द्वारा आप एनर्जी को सोर्स देख सकते हो। कैसे हाइड्रो पावर से हम सर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं? देखो पहली बात तो ध्यान रखना कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है ना। इसका जो रूप होता है ना, वो ट्रांसफर होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है ना। इसकी जो स्टेज होती है कि जैसे बात करें कि हम हाइड्रोजन में, देखो सन की बात करें कि सन में एनर्जी का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या सन की एनर्जी जो है हाइड्रोजन कभी खत्म हो रही? नहीं, उसका जो सोर्स है वो हीलियम में ट्रांसफर हो रहा है, धीरे 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 हाइड्रोजन किस में ट्रांसफर हो रही? हीलियम में ट्रांसफर हो रही। कहने का मतलब समझ में आ गया? तो इसी प्रकार आप देखोगे कि इसका जो रूप होता है ये ट्रांसफर हो जाता है ना। तो इसी प्रकार आप देखोगे कि इंडिया में, या इंडिया के हैं वर्ल्ड में बात करें कि हम एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए, उसके लिए या जनरेट करने के लिए एनर्जी को इसके अलग अलग मीडियम को देखते हैं। तो पहले हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को कैसे जनरेट करते हैं? तो सबसे एक बढ़िया पानी का सोर्स होता है, वाटर का सोर्स होता है। उस वाटर के सोर्स को हम तेजी प्रेशर के साथ छोड़ते हैं, और जब प्रेशर के साथ छोड़ते हैं तो वहां पर हम टरबाइन लगा देते हैं, है ना, बेसिकली टरबाइन। तो टरबाइन, देखो इसमें टरबाइन को दिखाते हैं, एक सेकंड रुको। टरबाइन से क्या होता है कि आप देखोगे कि टरबाइन में एक चीज देखोगे कि टरबाइन जब घूमना स्टार्ट हो जाता है, स्वदेश मूवी देखी है आपने? स्वदेश नहीं देखी? स्वदेश देखना, उसमें दिखाया है कि कैसे काम करता है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है, कि जैसे ये देखो यहां पर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, ठीक है।
तो यहाँ पर एक जैसे पानी जो है ये फोर्स के साथ छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे गेट लगा हुआ है, तो इस गेट में क्या होता है कि ये पानी फोर्स के साथ छोड़ा जाता है, और जब फोर्स के साथ छोड़ा जाता है तो यहाँ पर हम टरबाइन लगा देते हैं, और ये टरबाइन फोर्स के साथ घूमना स्टार्ट कर देता है, और जिससे इससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। तो ये देखो, इसको म्यूट कर दो पहले तो हम देखो, ये देखो ये लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का कैनल लगा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा चार्जेस, और यहाँ पर ये लगा हुआ है टरबाइन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे ये डैम है, समझना, ठीक है। यार ये देखो ये लगा हुआ है पूरा का पूरा डैम, ये है टरबाइन, दिख रहा है टरबाइन, कि जब ये होता है इसमें जनरेटर होता है, टरबाइन होता है, ये इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देता है प्रेशर के साथ। जब ये घूमना होगा तो ये इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो एनर्जी होता है वो जनरेटर में ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण आपको पूरी तरीके से यहाँ से हमें बेसिकली एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है, समझ लेना। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये तो हो गया, हमें देखना को मिलेगा हाइड्रो वाटर, ये हो गया आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। दूसरा होता है थर्मल पावर प्लांट। अब इस थर्मल पावर प्लांट से आपको एनर्जी कैसे जनरेट देखने को मिलेगी? थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी कैसे आप जनरेट कर सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हो? कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपको क्या करोगे कि कोल, थर्मल पावर प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है तो ध्यान रखना, कोल। तो कोल को सबसे पहले आप बर्न करोगे, है ना, जलाओगे। जलाने के बाद उससे जो बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि एनर्जी जब जल रहा होगा तो उसके ऊपर हम बेसिकली वाटर का एक टैंक लगा देते हैं, और इस वाटर के टैंक से जो एनर्जी, कोल से एनर्जी निकल रही है वो वाटर वार्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। गर्म होने के बाद इससे स्ट्रीम रिलीज होती है, स्ट्रीम समझ रहे हो ना, भाप जो होती है रिलीज होती है। उस स्ट्रीम से टरबाइन को घुमाया जाता है। ध्यान रखना कि जो टरबाइन होती है वो रन करना स्टार्ट कर देती है, जो स्ट्रीम निकल रही है बहुत तेजी से स्ट्रीम निकलती है, जिससे टरबाइन में प्रेशर पड़ता है, टरबाइन रन करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ये टरबाइन इस तरह से रन करना स्टार्ट हुई तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। हालांकि ये सिंपल प्रोसेस दिखता है, लेकिन इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। इसी प्रकार न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है कि न्यूक्लियर में हम गैसेस का यूज करते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इस प्रकार की गैसों से हम क्या कर सकते हैं कि आप देखोगे कि एनर्जी जनरेट होती है। हाँ बिल्कुल, बता रहे हैं ना कि एक होता है इससे होता है, एक होता है विंड से, ठीक है। अब विंड से कैसे करता है, तो आपने कभी देवास गए हो? आप देवास गए हो तो देवास में आप देखते हो पवन चक्कियां इस प्रकार से बहुत सारी लगी होती हैं, इधर पंख लगे होते हैं 2 ठो, ठीक है। तो जब इनमें विंड्स इतनी होती है कि विंड्स थोड़ा सा भी चली तो ये पंखियां इनकी क्या होना स्टार्ट होती है, घूमना स्टार्ट, ये टरबाइन का काम करती है, और ये टरबाइन जैसे घूमना स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। हाँ वो तुम्हें लगता है कि बहुत धीरे होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होती है ना, यही तो आज की टेक्नोलॉजी है ना। तो आप देख रहे हो कि वेरियस मीडियम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, चाहे विंड्स हो। ये तो किस में आ गया, अभी कभी विंड्स खत्म होने वाली है, पहले ये बताओ कि विंड्स क्या कभी खत्म होने वाली है? तो विंड्स कैसे एनर्जी में आ जाएगा, कन्वेंशन के सॉरी नॉन रिन्यूएबल के रिन्यूएबल में। वहीं अब हम बात करें कि थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट क्या है, नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है, ठीक है। वहीं बात करें हम जो सोलर पावर प्लांट, अभी सोलर पावर प्लांट में क्या होता है कि सन की जो हीट होती है, सन की हीट आई और इससे जो प्लेट्स होती हैं ये वार्म हुई और यहाँ से ये एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली सोलर पावर प्लांट भी आपको किस टाइप की एनर्जी का सोर्स देखने को मिलेगा, नॉन रिन्यूएबल की रिन्यूएबल, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये तो सिंपल सा एक बेसिक था एनर्जी का। अब क्वेश्चन कैसे है कि जैसे हाइड्रो पावर प्लांट तो हमने पढ़ लिया पूरे के पूरे, अब बचा क्या अपना थर्मल पावर प्लांट। तो इस थर्मल पावर प्लांट में हमें देखना है कि थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट है, कहाँ पर लोकेटेड है, इसके लिए जो कोल है ये कोल कहाँ से आ रहा है बेसिकली, है ना, और इसमें वाटर की सप्लाई कहाँ से हो रही है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप मैप में देखो, सबसे पहले
इधर देखो, इधर आपको सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है एक, ये है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। यहां पर आपको एक थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बैढ़न, एक जगह है सिंगरौली में, और इस बैढ़न में आपको एक थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जिसका नाम है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, ध्यान रखना। आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले लोकेशन समझ लो क्योंकि कहां पर क्या लोकेटेड है, ठीक है। अब यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा आपको जिसका नाम है बेटा बुरहानपुर। सबसे नीचे जरा देखना, सदर्न वाला है ना, कि सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अपना बुरहानपुर, जबकि सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सिंगरौली। तो सिंगरौली में कौन सा है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। अब यहां पर आप दिख रहा है कि ये बुरहानपुर है, और इस बुरहानपुर में एक थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेटा चांदनी थर्मल पावर प्लांट। चांदनी थर्मल पावर प्लांट, ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है। मैप में बना लेना और मैप में बढ़िया सा इंडिकेट कर लो कि कहां पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। लिख लिया। ये डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है होगा अनूपपुर, अनूपपुर, और इस अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट। ये जबलपुर दिख रहा है, और इस जबलपुर में आपको एक थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जिसका नाम है जबलपुर थर्मल पावर प्लांट, जबलपुर थर्मल पावर प्लांट, जबलपुर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, बैतूल में एक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, बैतूल में एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है सतपुड़ा पावर प्लांट। चांदनी, ये मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है चांदनी थर्मल पावर प्लांट। आगे पढ़ाएंगे इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। बैतूल में है सतपुड़ा पावर प्लांट। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा, और इस छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको एक थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेटा पेंच थर्मल पावर प्लांट, पेंच थर्मल पावर प्लांट छिंदवाड़ा में। हाँ अमरकंटक बेटा, अमरकंटक। खंडवा में लिख लेना दादा धूनी और संत सिंगाजी पावर प्लांट, ये खंडवा में दादा धूनी, दादा धूनी एंड संत सिंगाजी, संत सिंगाजी, दादा धूनी और संत सिंगाजी पावर प्लांट, सिंगाजी, सिंगाजी। सागर में लिख लेना बीना थर्मल पावर प्लांट, ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, और सागर में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है बीना थर्मल पावर प्लांट, बीना थर्मल पावर प्लांट।
बीना थर्मल पावर प्लांट सागर में। जबलपुर हो गया। नरसिंहपुर में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़रबाड़ा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। गाड़रबाड़ा इधर लिखे दे रहा हूं मैं, गाड़रबाड़ा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। उमरिया में लिख लेना वीरसिंहपुर। देखो एक कंफ्यूज मत होना, एक जगह है सतना में जिसका नाम है वीरसिंहपुर। क्यों राहुल जी है? सीधी एक सतना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है वीरसिंहपुर, वीरसिंहपुर। यहाँ पर शंकर जी का मंदिर कहते हैं फेमस है, आई थिंक जहां तक मैं पढ़ा हूं, गया तो कभी नहीं। एक उमरिया में है वीरसिंहपुर जगह। इन दोनों को कंफ्यूज मत होना कि उमरिया वाला जो है वीरसिंहपुर, यहाँ पर ही बना हुआ है आपको एक थर्मल पावर प्लांट जिसका नाम है वीरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट। वीरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट, वीरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट। और इस वीरसिंहपुर में ही इसका नाम है, नाम लिख लेना, इसका एक और नाम है जिसको बेसिकली जानते हैं अपन, संजय गांधी संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। इधर लिखे दे रहा हूं, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। एक और लिख लेना छतरपुर में है जिसका नाम है बैरथी, ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, दिख रहा है छतरपुर। इस छतरपुर में आपको देखने को मिलेगा बैरथी थर्मल पावर प्लांट, बैरथी थर्मल पावर प्लांट, बैरथी थर्मल पावर प्लांट। बैरथी। एक और है ठीक है, झाबुआ थर्मल पावर प्लांट। इसका नाम कहाँ होगा, जरा नाम से सोच के बताओ। हाँ? झाबुआ में नहीं है? अच्छा, यही है, इसीलिए नाम ही है इसका ऐसा, झाबुआ नहीं। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट ये आपको दिख रहा होगा सिवनी डिस्ट्रिक्ट, और इस सिवनी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है झाबुआ थर्मल पावर प्लांट। तो ये आपको इतने पढ़ने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्टिकुलर दृष्टि से। ठीक है, तो लिखो ये चांदनी थर्मल पावर प्लांट, लिखना क्या है समझ लो। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, क्यों लिखोगे फालतू में, टाइम लॉसेस होगा, जल्दी से कवर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, और लिखना होगा तो लिख लो। समझाऊं मैं एक तरफ से, अपने आ जाओ टॉपिक में, जिसका नाम है फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट चांदनी। किसी का नाम है यहाँ पर चांदनी? हाँ, नहीं नाम है, कोई बात। थर्मल पावर प्लांट चांदनी थर्मल। अब चांदनी थर्मल पावर प्लांट लोकेशन, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन कहां पर है? लोकेशन, लोकेशन कहां पर है ये? तो बुरहानपुर, बुरहानपुर। ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है। तो लिखना फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्टेड इन 1953। कब से ये स्टार्ट हुआ था? तो 1953 से स्टार्ट, स्टार्टेड इन 1953। मध्य प्रदेश फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट।
थर्मल पावर प्लांट, फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ है बुरहानपुर में, तो लिखना होगा एक जगह है जिसका नाम है नेपानगर, नेपानगर बुरहानपुर में। आपने एक नाम सुना होगा नेपानगर पेपर इंडस्ट्रीज, सुना है नेपानगर पेपर इंडस्ट्रीज। तो नेपानगर बेसिकली यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी, ये थर्मल पावर प्लांट को बुरहानपुर में बनाने की जरूरत आखिर क्या पड़ी, ऐसा क्या कारण था कि हमने यहाँ पर इस थर्मल पावर प्लांट के लिए इसको बनाया। तो बुरहानपुर में जो बुरहानपुर में जो पेपर इंडस्ट्री है उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं चलेगी, पड़ेगी। और उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कहाँ से करेंगे। तो इसलिए यहां पर हमने क्या बना दिया कि एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जिसका नाम था चांदनी थर्मल पावर प्लांट। और इस चांदनी थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इस इलेक्ट्रिसिटी को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, तो बुरहानपुर पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो लिख लेना कि एस्टेब्लिश टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू नेपानगर पेपर इंडस्ट्रीज। Established to supply electricity to नेपानगर पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि आखिर इस थर्मल पावर प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी थर्मल पावर प्लांट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोल एंड वाटर की। तो सबसे पहले किस पे कोल आता कहां से सर है, कि आखिर कोल की जरूरत कहां पड़ रही है, तो कोल कहां से आ रहा है। तो बैतूल में एक एरिया है जिसका नाम है पाथरखेड़ा, पाथरखेड़ा, ठीक है, ये जगह है। तो यहां से कोल की सप्लाई होती है पाथरखेड़ा। लिख लेना कि दिस प्लांट गेट कोल फ्रॉम पाथरखेड़ा कोल फील्ड लिमिटेड। दिस प्लांट गेट कोल फ्रॉम पाथरखेड़ा कोल फील्ड। और ये कहां पर स्थित है कोल फील्ड, बैतूल में, बैतूल। ठीक है। और वाटर की सप्लाई कहां से होती है यहां पर, वाटर, तो ध्यान रखना एक रिवर है जिसका नाम है सुक्ता रिवर, यहां से वाटर की सप्लाई होती है। बस ये चीजें ध्यान रखना। हाँ, एक और चीजें ध्यान रखना कि कैपेसिटी इसकी कितनी, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैपेसिटी, कंफ्यूज मत होना, ये कितनी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो 17 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट देखने को मिलती है। हाँ, स्टार्टिंग नहीं, 17 मेगावाट जब ये बना था उस टाइम पे ये 17 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा, ठीक है। लेकिन बाद में इसे इंक्रीज करके कर दिया गया है 177 मेगावाट। आजकल ये करंट टाइम में 177 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है चांदनी थर्मल पावर प्लांट। नाउ एट प्रेजेंट 177 मेगावाट, ठीक है, क्लियर हो गया तक। अब अगला है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। सेकंड में लिखना विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट कहां पर लोकेटेड है, तो सिंगरौली में, सिंगरौली में मध्य प्रदेश लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब ये स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। एक सेकंड रुकना, नाइनटीन 87 में किया गया था, स्टैब्लिश कब किया गया था, 1987 में स्टैब्लिश बाय द हेल्प ऑफ
किसकी हेल्प से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हमने विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट तो स्टेब्लिश किया 1987 में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, और सिंगरौली में एक जगह है, ध्यान रखना, बैढ़न। बैढ़न, और ये बैढ़न मध्य प्रदेश की क्या है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, बैढ़न मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ठीक है, कैपिटल। तो बाय द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर को जानते हो क्या है, क्या है, हाँ, सोवियत रसिया का नाम आपने सुना होगा, और ये रसिया जो था, ये रसिया 1991 से पहले ये यूएसएसआर कहलाता था। ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपको ये सारे कंट्री आज देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे पार्ट किसके हुआ करते थे, रसिया के। तो यूएसएसआर में आप देखोगे कि रसिया उस टाइम पे बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, है ना। तो यूएसएसआर में क्या हुआ कि 1991 में बहुत ज्यादा डिमांड उठने लगी कि भैया हमारी कंट्री अलग कर दो, है ना। और फाइनली 1991 में आप देखोगे कि यूएसएसआर टूट गया, और टूट के बहुत सारे यहां से कंट्रियां बनी, हाँ, तो बहुत सारी कंट्रियां यहां पर यूएसएसआर से टूट के क्या हो गई, अलग अलग कंट्रियां बन गई, और जो यूएसएसआर था वो फाइनली रसिया बचा, है ना। तो यूएसएसआर की हेल्प से हमने कौन सा बनाया था थर्मल पावर प्लांट, तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ये नोट कर लेना। एस्टेब्लिश 1987 एट सिंगरौली बैढ़न बाय द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ मध्य प्रदेश, रेगुलेटिंग बाय एनटीपीसी। इसे रेगुलेट कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना, एनटीपीसी। एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। बैढ़न बेटा, बैढ़न, बैढ़न, ये मध्य प्रदेश की बैढ़न जो है ना, ये ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी, कैपिटल है एनर्जी, एनर्जी कैपिटल, ठीक है। बैढ़न बेसिकली सिंगरौली को बोलते हैं, सिंगरौली में एक जगह है बैढ़न, है ना, यहाँ कोल इंडस्ट्रियां बहुत हैं। इसमें कोल की सप्लाई कहां से हो रही है, अब आपको पता है कि पूरा का पूरा, यदि हम मैप देखो तो ये मैप में आप देखोगे कि ये सिंगरौली, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, ये सब किस में चला जाता है, ये कौन से प्लेटू में आता है, ये पूरा का पूरा कौन सा प्लेटू है, ये है ईस्टर्न प्लेटू, ईस्टर्न प्लेटू, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं बघेलखंड प्लेटू, ठीक है। और बघेलखंड प्लेटू आपको पता है कि बेसिकली एक टाइप की रॉक से फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलता है, तो इस रॉक का नाम है गोंडवाना रॉक्स, बोलो हाँ। और यहां पर जब गोंडवाना रॉक है, और आपको पता है कि गोंडवाना रॉक्स में हमें कोल की प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है, इसका रीजन क्या है कि यहां पर कोल देखने को मिलेगा इस गोंडवाना रॉक्स में, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ है कार्बोनिफेरस में, जो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड था। और कार्बोनिफेरस वो टाइम पीरियड हुआ करता था कि जब क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, कि अब आपको यहाँ पर लोग भी देखने को मिले, जीव जंतु भी देखने को मिले, पेड़ पौधे भी देखने को मिले, और जब ये टूटे तो अर्थ के नीचे दब गए, और जब दबने के बाद इसमें धीरे 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 इसमें किसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, कोल का, और ये कोल बन गए, तो जब नई टाइप की रॉक्स बन गई, इसे हमने बोला कि गोंडवाना रॉक्स। और ये गोंडवाना रॉक्स मध्य प्रदेश में इसी ईस्टर्न प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू में देखने को मिलता है, और इसी रीजन में आपको सबसे मैक्सिमम, सबसे अधिक आपको कोल देखने को मिलेगा, है ना। क्लियर हो गई यहां तक, चल। तो इसमें कोल की सप्लाई कहां से होती है, तो यहां पर जो सिंगरौली कोल फील्ड लिमिटेड है, तो इस सिंगरौली कोल फील्ड लिमिटेड से कोल की सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यदि यहां पर इसमें वाटर की सप्लाई कहां से होगी, तो आपको मैंने एक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से एक रिवर का ओरिजिन बताया था, जिसका नाम है सोन रिवर, कुछ इस प्रकार से बताया था। और एक और रिवर बताया था जिसका नाम था रिहंद, बताया था रिहंद रिवर। तो ये जो रिहंद रिवर है, ये रिहंद रिवर से ही क्या होता है, इसमें वाटर की सप्लाई होती है, तो लिख लेना। सोन की ट्रिब्यूटरी बताई थी ना, रिहंद, जो हिला, बनास, याद हो तो, ठीक है। टोटल कैपेसिटी है इसकी, लिख लेना 4760 मेगावाट्स, 60 मेगावाट्स।
नाउ प्रोडक्शन आजकल करंट में इसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो लिख लेना 3260 मेगावाट की। हाँ 3260 मेगावाट की। इससे प्रॉफिट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को होता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड दमन दीव। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव। उत्तर प्रदेश गरीब राज्य। ठीक है भाई, जितना जो पैसा लगाए, देखो सिंपल से एक लॉजिक क्या होता है कि जैसे आप एक सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हो, तो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है राजस्थान और किसका, मध्य प्रदेश का। तो ज्वाइंट प्रोजेक्ट होने का मेन रीजन क्या है कि भाई राजस्थान कहाँ पर है, ये तो महाराष्ट्र से बैतूल बांड आपको बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो फिर आपको ज्वाइंट प्रोजेक्ट कैसे हो गया, तो भाई पैसे उसने लगाया तो उसको ज्वाइंट प्रोजेक्ट उसका होगा, भाई महाराष्ट्र ने नहीं लगाया तो हम नहीं दे रहे हैं महाराष्ट्र को, है ना। तो ऐसा होता है कि आप पैसा लगाओ, खर्चा करो, हम आपको देंगे भाई, तो ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। थर्ड में लिखना संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, जल्दी लिख लेना इसका, थर्मल पावर प्लांट कहां पर लोकेटेड है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट लोकेशन है उमरिया, बताया मैंने ना, उमरिया डिस्ट्रिक्ट। और उमरिया में कहां पर है, तो बीरसिंहपुर, बीरसिंहपुर, बीरसिंहपुर। इसकी टोटल कैपेसिटी है 1314 मेगावाट, मेगावाट कैपेसिटी 30। कोल की सप्लाई होती है जोइला कोल रीजन एंड रिहंद डैम से होती है इसकी वाटर की सप्लाई। कोल सप्लाई फ्रॉम जोहिला कोल रीजन। हाँ रिहंद डैम से, रिहंद डैम, रिहंद डैम स्टैब्लिश किया गया था 1993 में, स्टैब्लिश 1993। अगला लिख लेना अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट कहां पर लोकेटेड है, शहडोल, शहडोल डिस्ट्रिक्ट। और सॉरी शहडोल बोल रहा, अनूपपुर कर लेना इसको, अनूपपुर। अनूपपुर। बात चल रही, दिमाग में चल रही शहडोल कि सबसे जो कोल की मोटी लेयर होती है, हाँ वो दिमाग में चल रहा था और वही शहडोल लिखा दिया। ठीक है, अनूपपुर में है। ठीक है, चले लिखें, अनूपपुर में है ये। इसमें लिख लेना अमरकंटक आप स्टेब्लिश 1995 में किया गया था, 1995 में किया गया था। इसकी जो कैपेसिटी है बेटा ये 450 मेगावाट की है, और 450 मेगावाट में इसने हमने यहाँ पर 3 यूनिटें लगाई। ठीक है, कि ये टोटल यूनिट कितनी लगाई है, 3 यूनिट है अमरकंटक में। और अमरकंटक में देख लेना कि पहली यूनिट से 210 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जबकि इससे दोनों से 120 देखने को मिलेगा, 120 एंड 120 मेगावाट की दोनों से। तो टोटल 3 यूनिटें हैं, 410 मेगावाट फर्स्ट यूनिट से जनरेट होता है, एंड सेकंड एंड थर्ड से 120 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट देखने को मिलती है। आपने नाम सुना होगा एक सोहागपुर, नाम सुना है, क्या है सोहागपुर में, कि जो मध्य प्रदेश की सबसे मोटी लेयर है ना,
है ना, कोल की, वो कहां पर पाई जाती है, तो शहडोल के सोहागपुर से। और इसी सोहागपुर से इसमें कोल की सप्लाई हो देखने को आपको मिलेगी। तो कोल पर लिख लेना, कोल सप्लाई सोहागपुर कोल फील्ड। कोल की सप्लाई कहां से होती है? एशिया की सबसे मोटी। हाँ बिल्कुल, ये एशिया की सबसे मोटी लेयर है, ध्यान रखना, जिसका नाम है सोहागपुर। एशिया की आई थिंक चाइना में है मुझे लगता है, जहां तक मुझे ध्यान है। ये इंडिया की है ना, चाइना में है शायद, या चाइना में सेकंड या फर्स्ट है, एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने पढ़ा था। तो मुझे लग रहा है कि शायद जहाँ तक है एशिया की सबसे मोटी लेयर जो है कोल की, एक बार सर्च कर लेना, वो चाइना में है आई थिंक। और चाइना का नाम मुझे भूल रहा है, बट एक बार सर्च करने में क्या जाता है ना। सोहागपुर जो है, ये सोहागपुर ध्यान रखना कि इंडिया की तो है, ये सबसे कोल की मोटी लेयर है ना। इसके बाद इसमें वाटर की सप्लाई कहां से होता है, तो चचाई डैम से होता है, ये भी ध्यान रखना, चचाई डैम। अगला लिख लेना, पेंच थर्मल पावर प्लांट। पेंच थर्मल पावर प्लांट कहां पर लोकेटेड है, तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का। एमपी को इसमें 97% प्रॉफिट होता है, जबकि महाराष्ट्र में इसमें होता है 3%, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना, इसकी टोटल कैपेसिटी है 1320 मेगावाट। क्या क्या सबसे मोटी लेयर सोहागपुर है बेटा। गूगल में गलत दिया है। चलो देख के बता देंगे आपको, ठीक है, लिख लो। स्टेब्लिश किया गया था इसे 2012 में एट छिंदवाड़ा में। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का। कोल सप्लाई होती है पेंच वैली कोल रीजन से, पेंच वैली कोल रीजन, 2012 एट छिंदवाड़ा कोल सप्लाई होती है पेंच वैली कोल रीजन से। अगला लिख लेना, बीना थर्मल पावर प्लांट, बीना थर्मल पावर प्लांट, बीना थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर लोकेटेड है, तो एट सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर, इन 2012 में। और सागर में कहां पर है, तो बीना, बीना। टू 2012 में स्टेब्लिश हुआ। 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इसकी कैपेसिटी टोटल। हाँ, और एक कंपनी कौन सी काम कर रही है, तो जेपी, ये भी ध्यान रखना, जेपी, 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 जेपी सीमेंट बेसिकली आपको कंपनी सतना में देखने को मिलेगी, सतना और रीवा में, सीधी में भी इसकी कंपनियां हैं, जेपी। सतपुड़ा, अगला लिखना सतपुड़ा। हाँ बस इतना ही है। बीना में बेसिकली कोल फील्ड का ऐसा दिया नहीं है इसमें, लेकिन बीना के आसपास ही कहीं से होती होगी, या तो पेंच से होती होगी यहाँ पर, या तो
दिया नहीं है प्रॉपर कहाँ पर है, और ना पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि बस इसकी लोकेशन पूछी जाएगी आपसे। लिख लेना सतपुड़ा, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। established in 1967, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, दो तीन आपको बहुत जरूरी है, उनको ध्यान रखना। सतपुड़ा, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। एक तो आप ध्यान रखना, पहला तो विंध्याचल, इंपॉर्टेंट क्यों है इनको बताते हैं, विंध्याचल। दूसरा ध्यान रखना चांदनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक सतपुड़ा मार करके रखना। तो विंध्याचल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, पहली बात तो। दूसरा कि किसकी हेल्प से बनाया गया, तो बाय द हेल्प ऑफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चांदनी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि ये मध्य प्रदेश का क्या है कि फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है। एंड सतपुड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। तो फाइनेंशियल असिस्टमेंट फ्रॉम यूएसए या आर मेड कंट्रीब्यूट ऑफ यूएसए, तो दोनों ने इसमें, यूएसए ने इसकी हेल्प की थी सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करने में, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि हमने और चीजें देखी, ये कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट कौन था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, है ना। तो इसका नाम क्या था, पेंच, है ना। एक हमने पढ़ा बेटा कि सतपुड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है, ये है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ये भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब सर यही बात आ रही है कि जो सतपुड़ा है, ये पहली बात तो आपने बताया नहीं कि कहां पर लोकेटेड है सतपुड़ा, ठीक है, बताया ना, नहीं बताया, ठीक है, हाँ, तो लिख लो, ये है बैतूल। दूसरी एक चीज और ध्यान रखना कि ये सर ये बता दो कि बैतूल तो हमें यहां दिख रहा है, ये महाराष्ट्र से बाउंड्री सर शेयर कर रहा है, और राजस्थान सर इतना दूर है, तो इससे ये मतलब ये पूरा राजस्थान है सर, तो ये यहाँ से कैसे इसको वाटर सप्लाई, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट इसका कहाँ से रिलेशन हो गया। तो भैया इसने चुपचाप कुछ नहीं किया, इसने पैसे लगा दिए यहाँ पर कि भैया हमको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना, और आप हमारे यहाँ कोल नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करो कि थोड़ा बहुत हमें भी अपने थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी दे दो। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों की हेल्प से इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट बनाया, जिसका नाम दे दिया सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। और ये सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट किसका किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट वाले सबसे अधिक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, कैपेसिटी है इसकी 1330 मेगावाट की, मेगावाट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पहली तो इनकी लोकेशन, है ना, दूसरा है कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट किसके किसके हैं, ये भी पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद हेल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि सबसे अधिक हेल्प कहां से, किसके हेल्प से हुआ था, ठीक, हाँ, वन इसका 1330 मेगावाट कैपेसिटी। अब देखो क्वेश्चन कहां से सबसे अधिक आपसे पूछे जाएंगे थर्मल पावर प्लांट, तो सबसे पहले आपको तो लोकेशन उसकी पूछी जाएगी, किसी भी थर्मल पावर प्लांट की आपकी लोकेशन पूछी जाती है, पीएससी जो अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, मैं वहां से बता रहा हूँ। फिर आपसे की हेल्प पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी हेल्प से स्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पूछ लेगा कि फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कौन से थे, है ना। तीसरा पूछा जाएगा यहाँ से कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनसे कोल की जो सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, एंड वाटर की सप्लाई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैपेसिटी से आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लार्जेस्ट वाले का पूछ सकता है, फर्स्ट वाले का पूछा जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी कैपेसिटी भी पूछी जाती है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन थर्मल पावर प्लांट से नहीं आते हैं, ठीक है। सतपुड़ा का सतपुड़ा रीजन से होता है, रिवर है तवा रिवर डैम। लिखना एक और श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट,
श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश इन 2014 में एस्टेब्लिश किया गया है ना। ये करेंटली में मोदी जी जब आए थे ना उसी टाइम एस्टेब्लिश किया गया था। बढ़िया सा इनोग्रेट करने पहुंच गए थे मोदी जी अपने। श्री सिंगाजी श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। अब समझना श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट को। तो ये स्टेब्लिश कब हुआ था? तो 2014 में। किसके द्वारा? तो उस समय प्राइम मिनिस्टर हो गए थे हमारे, तो लिख देना इनॉग्रेटेड इन मार्च 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी। इनॉग्रेटेड इन मार्च 2015 बाय पीएम नरेंद्र मोदी। लोकेशन कहां पर है ये श्री सिंगाजी? तो ध्यान रखना खंडवा में, खंडवा में। एंड इसकी कैपेसिटी लिख लेना 1200 मेगावाट की, 1200 मेगावाट ये टोटल कैपेसिटी इसकी हो जाती है मेगावाट की। कोल होता है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, कोल की सप्लाई होती है इसमें साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, और वाटर सप्लाई होती है यहाँ पर। कौन सा खंडवा में डैम होगा जरा खुद बताओ? नहीं, और एक और, हाँ, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर डैम्स, इंदिरा सागर। एक और लिख लेना फटाक से, जबलपुर थर्मल पावर प्लांट, जबलपुर थर्मल पावर प्लांट स्टेब्लिश 1960, जबलपुर में है ये। कैपेसिटी है 44 मेगावाट की, और कोल की जो सप्लाई होती है बेसिकली जबलपुर रीजन से होती है। 44 मेगावाट ओनली वन, जबलपुर थर्मल पावर प्लांट। कोल की सप्लाई होती है इसकी जबलपुर रीजन से, और वाटर की सप्लाई होती होगी बरगी डैम के आसपास से होती होगी, है ना। एमपी थर्मल पावर प्लांट में अंडर द एनटीपीसी, एनटीपीसी के अंडर कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट काम कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। एनटीपीसी की, एनटीपीसी के अंडर कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट रन हो रहा है, यानी इसमें, हाँ, तो लिख लेना एनटीपीसी के अंदर कौन कौन से हैं। तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली, बैरथी थर्मल पावर प्लांट छतरपुर, बैरथी। देखो बैरथी जो है ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है ना। बैरथी जो है ये छतरपुर में कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी जो कैपेसिटी है टोटल बैरथी की वो है 2640 मेगावाट, बैरथी। और बैरथी लोकेशन कहां पर है? तो छतरपुर में थर्मल पावर प्लांट। दादा धूनी थर्मल पावर प्लांट, ये भी एनटीपीसी के अंडर काम कर रहे हैं, है ना। ये भी खंडवा में 1600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट होती है, इसकी कैपेसिटी है टोटल। दादा धूनी खंडवा 1600 मेगावाट। मत लिखो, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि अंडर एनटीपीसी को लिख लेना, तो एमपी डालना, ऐसे लिखना अंडर द एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, और यहां से लिखना सबसे पहले विंध्याचल, ऐसे लिख लो, ज्यादा सही रहेगा ये, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट ऐसे। ठीक है, कितनी मेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसी प्रकार लिख लेना आपका दादा धूनी, धूनी इस प्रकार से। कहां पर लोकेटेड है? बैरथी, ऐसे लिख लो, है ना। तो याद आ जाएगा कि एनटीपीसी से कौन कौन से के अंडर में एनटीपीसी के काम कर रहे हैं, है ना। एक और लिखना है खरगोन थर्मल पावर प्लांट, ये भी आपको अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बन रहा है ये भी। हाँ हाँ, एनटीपीसी इसको रन कर रही है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नरसिंहपुर का गाड़रवाला थर्मल पावर प्लांट जो है ये भी एनटीपीसी के अंडर काम कर रहा है। गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में है,
ये लिखा हुआ है बेटा गाड़रवारा, गाड़रवारा थर्मल पावर प्लांट 2014 में नरसिंहपुर में। लोकेशन कहाँ है इसकी, तो नरसिंहपुर, एनटीपीसी के अंडर। अब जेपी के अंदर, एमपी थर्मल पावर प्लांट अंडर द जेपी, जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट सागर, ठीक है। और ये लिखा हो बेटा जेपी, ये जेपी ग्रुप, ठीक है। तो बीना थर्मल पावर प्लांट, एक और है उसका नाम मुझे भूल रहा है, आई थिंक निग्री है मेरे ख्याल से, एक और है उसका नाम भूल रहा है, बट देख लूं मैं एक बार। जेपी ग्रुप के अंदर ही आता है ये निग्री थर्मल पावर प्लांट। हाँ लिख लो निग्री, सिंगरौली में है ये भी, निग्री। इसके स्पेलिंग क्या है निग्री की, निग्री, निग्री थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो दो आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, भेल, भेल थर्मल पावर प्लांट। क्यों, क्योंकि ये है झाबुआ जो थर्मल पावर प्लांट है, ये अंडर किसके है, भेल के, ठीक है। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, ये कंपनियां भी ध्यान रखना कि कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं तो कौन सी मिनी रत्न है ना, ये पूछा जाता है। और झाबुआ कहाँ पर लोकेटेड है, तो भाई शिवनी में। ये सारे के सारे आपके थर्मल पावर प्लांट का वो हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाइड्रो पावर कंप्लीट, थर्मल पावर प्लांट। अब लिख लो एक एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी छोटा सा है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी लिख लो एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का यदि हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है कि यहां से भी आप देखोगे कि हालांकि ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कोई भी पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट काम नहीं, अंडर द कंस्ट्रक्शन है अभी भी पूरी तरीके से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है मंडला में स्टेब्लिश हो रहा है, जिसका नाम है चुटका गांव, है ना, चुटका गांव। तो लिख लेना कि मध्य प्रदेश फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स, एनर्जी रिएक्टर, और ऐसा कर सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कर सकते हो। चुटका गांव, ये लिखा हुआ है चुटका गांव, चुटका गांव एट मंडला, चुटका गांव ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट। इट इज अंडर कंस्ट्रक्शंस एंड कैपेसिटी है 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट। सेकेंड एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर और
nuclear power plants will be established Bhimpur village of Shivpuri districts. हाँ, भीमपुर, भीमपुर, हाँ क्या, न्यूक्लियर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट सेकंड, बता तो रहा हूँ, लिखो ना, सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी एस्टेब्लिश भीमपुर विलेज ऑफ शिवपुरी। इसका नाम कोई सा नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ठीक है। या तो ऐसा इसको भीमपुर भी कर सकते हो, भीमपुर, भीमपुर। कुछ फैक्ट लिख लेना जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बस यही दो ही है यहाँ से। इसकी टोटल कैपेसिटी है 2800 मेगावाट की। कुछ फैक्ट लिख लेना, 2800 मेगावाट की, सेकंड वाले की। हाँ सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले के 1400, फर्स्ट वाले के 1400, सेकंड वाले के 2800। देखो ये सेकंड वाला हो गया 2800 एंड फर्स्ट वाला हो गया 1400, जस्ट डबल है दोनों, ठीक है। सम फैक्ट, कुछ फैक्ट लिख लो जो पूछे जाते हैं कि इन मध्य प्रदेश फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोड्यूस्ड इन ग्वालियर, इन मध्य प्रदेश फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोड्यूस्ड इन ग्वालियर इन 1905। मध्य प्रदेश में पहली बार आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, वो है ग्वालियर में और 1905 में। ठीक है। मध्य प्रदेश पावर बोर्ड, मध्य प्रदेश पावर बोर्ड, बोर्ड BOARD बोर्ड, पावर बोर्ड established in December 1950। MP पावर बोर्ड। अब आप देखोगे ना कि रीजनल ऑफिस इसकी अलग अलग रहती है, हाँ इसकी अलग अलग रीजनल ऑफिस है। जबलपुर में जैसे आपने देखा कि आपका वेस्टर्न मालबाग है ना, आपने रीवा सतना चले जाओगे तो इधर चलता है, ईस्टर्नपुर में चलता है, और इसका हेडक्वार्टर है आपको जबलपुर में। तो इस पावर बोर्ड का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का हेडक्वार्टर जो है वो जबलपुर में है, पूरे मध्य प्रदेश का। तो ये भी ध्यान रखना कि पावर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जबलपुर में है ना। दिसंबर 1950। मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा विकास निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 अगस्त 1982। कॉरपोरेशंस, एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, ऊर्जा विकास निगम, 25 अगस्त 1982। 1982। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन was formed in, Rural Electrifications Corporation was formed in 1960 at Bhopal. Rural Electrifications Corporation was formed in 1960 at Bhopal। अरे मैम आपका हिंदी मीडियम है क्या? तो बोलती क्यों नहीं है आप? हिंदी मीडियम में मैं बोल देता। अच्छा ठीक है, चलो मेरे को ध्यान से निकल गया इसलिए मैं इंग्लिश में भी बोलते रहा, है ना। एक और लिख लेना, ये बहुत पूछा गया है कि फॉर्मेशन इन 1960 एट भोपाल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1960 एट भोपाल। 1960 एट भोपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट लिखना, एशिया फर्स्ट लेजर रे न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, एशिया फर्स्ट लेजर रे न्यूक्लियर एनर्जी
लेजर, लेजर, एल, हाँ लेजर, LASER, लेजर रे। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर, नाम क्या है इसका, नाम पूछा जाता है, राजा रमन्ना, राजा रमन्ना। पीतमपुर जाते हो ना, पीतमपुर, वो चौराहे नहीं पड़ता है यहाँ पे जहां से इंदौर खत्म होता है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा राजा रमन्ना। एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट इंदौर, इसका नाम है राजा रमन्ना, राजा रमन्ना। ठीक है, अब बचे अपने पास सोलर पावर प्लांट, बस है ना, सोलर पावर प्लांट, विंड्स एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी, ये तीन बचे हैं। तो इनकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं कि कहाँ पर क्या है। बाकी मैंने पूरी प्रोसेस तीनों समझा दी आपको कि कैसे एनर्जी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब आई थिंक मुझे इसमें पढ़ाने की, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा है कि भाई सोलर पावर प्लांट है, ये कहाँ पर पहले मध्य प्रदेश का स्टैब्लिश किया गया, लार्जेस्ट कौन सा है और फ्लोटिंग में कौन सा, ये 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी सबसे लार्जेस्ट है आपको रीवा सोलर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो रीवा में, गुड़ में 750 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। इसको जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ से होती है, कहाँ को होती है, तो दिल्ली मेट्रो के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इनॉग्रेट कब किया गया था, तो 2019 में बाय पीएम, 19 में किया गया था, 19 और 20 में किया गया था, एक बार देख लें, चेक कर लें, बाय पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, है ना। 19 नहीं, 21 में किया गया था। नहीं नहीं नहीं, सोलर में हम रीवा सोलर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। मध्य प्रदेश का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन सा है, तो ओमकारेश्वर खंडवा में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार आपको मध्य प्रदेश का पहला जो है सोलर पावर प्लांट है, उसका नाम क्या है, बोलो। हाँ, पहले ये क्वेश्चन पढ़ा करो, है ना। एनर्जी जो है इंदौर में देखो मध्य प्रदेश में फर्स्ट सोलर एनर्जी प्लांट बात कर रहा हूँ, वो कस्तूरबा ग्राम इंदौर में एस्टेब्लिश किया गया था। जो आप जाते हो खंडवा जाते हो ना, यदि आपने कभी भी वहां गए हो, राला मंडल गए हो ना, तो राला मंडल जाते समय आपको देखने को मिलेगा एक जगह है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कस्तूरबा गांव, है ना, इंदौर में। तो ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट सोलर एनर्जी प्लांट यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, है ना। मध्य प्रदेश बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट हो गया स्टैब्लिश इन रेवा डिस्ट्रिक्ट एंड गुड़ तहसील्स, इनोग्रेटेड जुलाई 2020 बाय द पीएम नरेंद्र मोदी, है ना। एस्टेब्लिश विथ द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये किसके हेल्प से बनाया गया था, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बनाया गया। और कैपेसिटी इसकी है रिवाल्डा मेगा सोलर पावर प्लांट की 750 मेगावाट्स की, है ना। मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कौन सा है, सुबस्ता सोलर पार्क एस्टेब्लिश इन मंदसौर बाय द हेल्प ऑफ एनटीपीसी के हेल्प से ये मंदसौर में इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका नाम है सुबस्ता सोलर पावर प्लांट। ये सेकंड लार्जेस्ट है, जिसकी कैपेसिटी है 250 मेगावाट की। एमपी थर्ड सोलर लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश इन, ठीक है, चल रहा है, अभी कोई सा नहीं है। एमपी फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क इन राजगढ़। एनर्जी देखो, प्लांट और पार्क में डिफरेंस समझना, ठीक है। पार्क क्या होता है, प्लांट क्या होता है, बेसिकली समझ रहे हो दोनों में। प्लांट बेसिकली जहां से हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम किसी दूसरे माध्यम में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और पार्क के मतलब आसपास के एरिया को बस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर किया जाता है, उस पार्क में कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है। तो पूरी तरीके से जो पार्क एस्टेब्लिश किया गया है, तो ध्यान रखना कि राजगढ़ में किया जा रहा है ना। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट सोलर फ्लोटिंग पार्क ओमकारेश्वर, है ना। मध्य प्रदेश फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कौन सा है, कि जो पूरी तरीके से जो एयरपोर्ट सोलर पावर प्लांट से चल रहा हो, वो कौन सा है मध्य प्रदेश का, भोपाल नहीं है, इंदौर, देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर, ठीक है। लार्जेस्ट सोलर वाटर हीटर कहां पर लगाया गया है, तो भोपाल में लगाया गया है। मध्य प्रदेश फर्स्ट एयरपोर्ट विच द ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी एयरपोर्ट, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और एक और है वांचा विलेज ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट 100% सोलर एनर्जी कुकिंग विलेज है। मतलब यहां पर आप देखोगे कि जो बैतूल का वांचा विलेज है,
ये पूरी तरीके से 100% यहाँ के जो गांव के लोग हैं ये सोलर एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पूरी तरीके से सोलर एनर्जी का यूज करके, है ना। चलो शिवपुरी टेलीफोन एक्सचेंज इज फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज विच वाज द ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, बस ध्यान रखना। आपको फैक्चुअल डाटा यहाँ से, तो इसको मैं भेज दूंगा आपको। उसी प्रकार विंड्स एनर्जी में आप देखोगे कि लार्जेस्ट विंड्स मिल प्लांट वाज एस्टेब्लिश इन रतलाम, ठीक है, और रतलाम में है मामद खेड़ा जगह है वहां पर है। सेकंड लार्जेस्ट है वर्षा रतलाम में ही, वर्षा रतलाम में विंड्स एनर्जी लगाया गया है, ठीक है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ विंड्स मिल इंस्टॉल्ड ऑफ, हाँ देवास है कि रतलाम इंदौर है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ विंड्स एनर्जी प्रमोशन नहीं रतलाम में है बेटा, नहीं जो लार्जेस्ट है वो रतलाम में है और मैक्सिमम, हाँ फर्स्ट में देवास में है, ठीक है। लेकिन देखो दो चीजें ध्यान रखना कि लार्जेस्ट हम बात कर रहे हैं कि एक लार्जेस्ट की बात करेंगे तो जो कैपेसिटी के माध्यम के बेसिस पे, है ना, और एक लार्जेस्ट नंबर के पे बात करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको और लार्जेस्ट कैपेसिटी में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछना कि नंबर पूछ रहा है कि वो एरिया वाइज पूछ रहा है, ये कैपेसिटी के बेस पे पूछ रहा है, तो कैपेसिटी के बेस में रतलाम आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। एंड विंड्स एनर्जी प्रमोशन पॉलिसी आई थी 2012 में लाई गई थी। एमपी रैंक द 5th इन द प्रोडक्शन ऑफ विंड्स एनर्जी इन इंडिया, है ना। 2016 और 17 की रिपोर्ट है, करंट की अभी नहीं आई है तो देखना पड़ेगा, है ना। एमपी टोटल विंड्स एनर्जी प्रोडक्शन कर रही है ये 2497.78 मेगावाट की, है ना। तो ये है बायोमास बचेगा, तो बायोमास भी देख लेंगे। इसके बाद अपन चलेंगे अपन फाइनली क्वेश्चन आते हैं डाटा वाले, हाँ इकोनॉमिक सर्वे से आपको इसको आप कंबाइन करके दे देना। हाँ मैं दे दूंगा, ठीक है। 2022 एंड 23 की जो आपको इकोनॉमिक सर्वे आया था उसकी मैं आपको रिपोर्ट प्रोसेस दे दूंगा, पूरा एक पीडीएफ दे दूंगा। उसमें सारी पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कल मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं क्लाइमेट स्टार्ट कर दूं या सॉइल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? क्लाइमेट पढ़ोगे, ठीक है डन। तो क्लाइमेट कैसे पढ़ना चाहोगे आप? मध्य प्रदेश का पढ़ना चाहोगे कि इंडिया, बोथ आर वर्ड्स, तीनों इंक्लूडेड? हाँ आप ये बताओ पहले, देखो क्या हो गया, हम देखो क्लाइमेट कल मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्लाइमेट में आप कैसे पढ़ना चाहोगे? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊं कि मैं मध्य प्रदेश और इंडिया का बस वो कर दूं, क्योंकि उसमें मुझे क्लाइमेट पढ़ाने के लिए आपको पूरा थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। यदि मैं पढ़ाने जाऊंगा तो उसमें आपको पहले मुझे बिल्ड पढ़ानी पड़ेगी कि कैसे काम करता है हाई प्रेशर, कैसे काम करता है लो प्रेशर, ठीक है। बिल्ड, इस पूरी चीजों को हाई प्रेशर लो प्रेशर समझोगे, इसके बाद आगे बिल्ड की बात करेंगे कि विंड्स का मूव कैसे होता है, कि आखिर विंड्स हमें देखने को मिलती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे चलती है। देखो कोई चीज होती है विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यहाँ पर मान लो हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा, तो इस हाई प्रेशर को लो प्रेशर को कन्वर्ट करने के लिए विंड्स कैसे चल रही हैं, और विंड्स आखिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे चल रही है, इसका क्या रीजन है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही चल रही है। फिर लो प्रेशर में जब इंडिया में देखोगे तो आपको, यदि हम इंडिया की लोकेशन बात करें कि इंडिया की लोकेशन का, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम इसमें डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। तभी ध्यान रख लो कि इंडिया की लोकेशन यहाँ हमेशा इक्वेटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो लो प्रेशर देखने को मिलेगा और इधर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार विंड्स का मूवमेंट इधर होना चाहिए, ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर की ओर। इसी प्रकार यहाँ लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, तो विंड्स हमेशा इधर की ओर चलेंगी ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस प्रकार से। तो इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ध्यान समझना थोड़ा सा। इधर देखो, ये हो गया हमारा अर्थ, यदि हम बात करें, ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको मान लो 30 डिग्री मान लो, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे ले लो 30 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर, ठीक है। यदि हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ, ये 23y1/, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23y1/3, ठीक है, या 23 डिग्री 30 मिनट्स, ऐसा भी कर सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, ये 1/2, एक चीज और ध्यान रखना कि इंडिया की लोकेशन आपको पता है कि इंडिया की यदि हम बात करें
लोकेशन मैंने आपको पढ़ाया था 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर ही लोकेटेड कर रहा। और आपको पता है कि यदि इंडिया में कोई भी रेनफॉल होता है वो बेसिकली वेस्टर्ली मानसून क्लाइमेट से होता है। बोलो हाँ, कि ये वेस्टर्ली मानसून कुछ इस प्रकार से चलती है, विंड्स ऐसे, और इंडिया में रेनफॉल कर जाती है, इंडिया में रेनफॉल कर जाती है। और इसकी एक ब्रांच इधर से आती है जिसे हम कहते हैं वे ऑफ बंगाल, और ये होती है अरेबियन ब्रांच। लेकिन अब आप देख रहे हो कि हमेशा विंड्स की डायरेक्शन होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर कैसे बनता है, कि हाई प्रेशर क्या होता है कि जब भी कहीं पे आप देखोगे, इमेजिन करना कि इक्वेटर के आसपास सन की लाइट हमेशा बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो जब सन की लाइट इक्वेटर में बहुत ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, हमेशा कि जो विंड्स होगा, लैंड मास होगा, ये गर्म होगा, बोलो हाँ। और जब लैंड मास गर्म होगा तो यहाँ पर जो विंड्स चल रही होंगी वो विंड्स भी क्या होंगी, वार्म होंगी, और वार्म होने के बाद राइज होंगी कि नहीं होंगी। तो जब विंड्स राइज हो गई तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा खाली प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा, लो प्रेशर, ठीक है। आ रही बात समझ में। लेकिन ये जाकर कहीं ना कहीं तो रुकेंगी, कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेंगी। तो यहाँ पर कैसे प्रेशर बन गया, जहां पर इकट्ठी हो रही है, यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर। इसे कल और डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। ये 30 डिग्री के आसपास ऊपर जाएंगी तो उस प्रकार से ये हाई प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, ठीक है। ये वापस से कहीं जाकर गिरती हैं, जो है हाई प्रेशर है तो ये वापस से जाकर गिरेंगी और जहां पर जा रही हैं। अब कोई चीज नीचे की ओर आ रहा है, समझना, तो नीचे की ओर आ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा कि कम होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये जब जाकर ये विंड्स जब इधर से आ रही हैं तो ये नीचे आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ 30 डिग्री के आसपास आपको हाई प्रेशर बन गया। और विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से कैसे चल रही हैं, लो प्रेशर से। तो यहाँ लो प्रेशर बन चुका था 0 डिग्री में, तो ये फुलफिल करने के लिए विंड्स जो 30 डिग्री से आ रही थी तो इसको फुलफिल करने के लिए लो प्रेशर की ओर चल पड़ी। और लो प्रेशर कहाँ बन रहा था, 0 डिग्री में। आप देखो विंड्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से थी यहाँ पर, और इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सर विंड्स की डायरेक्शन तो हम देख रहे हैं इधर, लेकिन रेनफॉल इधर हो रहा है, ऐसा क्या रीजन हो गया, ये क्या रीजन है। तो इसको समझने के लिए पूरा प्रॉपर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर सर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में या इंडिया के रेनफॉल में कभी कभी ब्रेक लग जाता है, कंटिन्यू 10 दिन तक पानी गिरा और फिर 10 दिन से सर 10 दिन तक तो पानी नहीं गिरा। इसका रीजन क्या है कि 10 डेज का ब्रेक क्यों लग गया, है ना। क्या रीजन है कि सर अब जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे तो पूरा साइंटिस्ट बन जाओगे, है ना। थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट कर दोगे कि सर ऐसा होता भी है, 10 दिन का ब्रेक लेगा। अभी आपने देखा है कि मानसून फैली हो गया, आया ही नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, वो फांसी लगा रहे हैं कि भाई इस बार हमारी खेती पूरी सूख गई, है ना, खत्म कहानी, अब तो हमारे पास कुछ बचे ही नहीं है, हमारे पास लोन ही लोन हो गया। फिर एक सरकार आएगी, बोले बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। ऐसी आती है ना बात, समझ में आती है, ठीक है। तो ये फांसी लगा लिया। अब इसका रीजन क्या हो जाता है सर, ऐसा क्यों कि मानसून फेल क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो ये भी आपको समझेंगे कि आखिर मानसून फेल क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है ब्रेक, कि भाई कंटिन्यू 10 दिन तक बारिश हुई, 10 दिन के बाद फिर 15 दिन बारिश ही नहीं हुई, रेनफॉल ही नहीं हुआ। ऐसे देख रहे हो ना, मालवा में भी कई टाइम हुआ। तो इसका रीजन क्या होता है, क्या कारण होता है। और कभी कभी क्या होता है कि रेनफॉल ही नहीं हो रहा, बहुत कम हुआ, बहुत ज्यादा कम हो गया, और बहुत ज्यादा कभी कभी बारिश हो गई, इसका भी रीजन क्या होता है। ये पूरा बेल्ट को समझेंगे तो इसमें बेल्ट में क्लाइमेट में कम से कम 3 से 4 डेज लगेंगे, यदि पूरा प्रॉपर समझने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम खत्म करते हैं, आपको इंडिया का भी क्लाइमेट खत्म कर देंगे साथ ही साथ, ठीक है। चलो थैंक यू। क्या